अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दो इश्यूज़ पे बात करेंगे। जस्टिस इजाजुल एहसन साहब ने इस्तीफ़ा क्यों दिया, उसकी रीज़न क्या है, और इसके ऊपर बात करेंगे। और नून लीग की जो टिकट्स हैं वो फाइनल हो चुकी हैं। बिल आखिर तलाल चौधरी साहब को भी टिकट नहीं मिली, फैसलाबाद के अंदर राना सनाउल्लाह को मिली है, और बाकी अगर जनावाला में तलाल चौधरी साहब को नहीं मिली। ये वो हैं तलाल चौधरी साहब जिनके बारे में नवाज शरीफ साहब ने कहा था ये सोने में तोलने के बराबर हैं, और ये वो तलाल चौधरी साहब हैं जिनके बारे में मरीम नवाज शरीफ साहब ने क्या क्या कहा था, और ये वो तलाल चौधरी साहब हैं जिन्होंने 5 साल की नाअहली गुजारी थी खुदा करके। इलेक्शन का टाइम आया लेकिन एक दफ़ा हाथ कर दिया। पिछली दफ़ा हाथ अगर अदालत से हुआ था तो इस दफ़ा और किसी ने हाथ नहीं किया, उनके अपने लीडर ने कर दिया। बड़ी कैंपेन चलाई जा रही थी, बड़ा कहा जा रहा था जनाब साहब के शहबाज शरीफ साहब बेशक उसके हक में है, शेख वसेर के शेर वसेर जो भी हैं उनके, लेकिन मरीम नवाज जो है वो दिला के रहेंगी टिकट, और नवाज शरीफ तो देंगे अपने उसको, लेकिन बिल आखिर शहबाज शरीफ नहीं जीते जो है वो जीते हैं जिनके आगे नवाज शरीफ साहब लेटे हुए हैं, जिनके आगे नवाज शरीफ साहब ने सरेंडर किया हुआ है, जिनके आगे नवाज शरीफ साहब ने अपने सारे बयानिए दफन किए, जिनके आगे नवाज शरीफ ने बिल्कुल हामी भरी के आप जो कुछ जिमें तुसी कहोगे कर लांगे, वो पंजाबी में जैसे कहते हैं ना, जिमें कहोगे कर लांगे। तो नवाज शरीफ साहब ने तलाल चौधरी के मामले में वही कुछ किया है। अब आते हैं आयशा रजब, जो उनके वालिद साहब भी बड़े पुराने PMLN के थे। नून लीग की तरफ से NA-97 का टिकट भी उन्हें नहीं दिया गया, वहाँ पे भी कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है, और आयशा रजब जो है उन्होंने ऐलान किया है कि मैं दोबारा से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर ये इलेक्शन लड़ूंगी। अब जो दूसरा सोने में तोलने के बराबर था, दूसरे बंदे जिन्होंने नवाज शरीफ साहब के पीछे नाअहली काटी, दूसरे बंदे जो पनामा केस में रोज़ाना नवाज शरीफ और को डिफेंड करने पहुंच जाते थे, रोज़ाना शाम को मीडिया टॉक करते थे और बदतमीजियाँ भी करते थे, बिलो द एवरेज भी चले जाते थे। दूसरे जो बंदे हैं वहाँ दानियाल अजीज़, नारावाल में उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ेंगे। 5 साल की नाअहली काटी उन्होंने, उस टाइम नाअहली किसी और ने किया था, इस टाइम टिकट किसी ने नहीं दिया, उनके अपने लीडर ने उनको टिकट नहीं दिया, और ये हैं वो सोने में तोलने के बराबर जिनके साथ हैंड किया नवाज शरीफ साहब ने। उसके बाद आते हैं जनाब साहब अगले पे आमिर कियानी साहब, बल्कि आमिर कियानी पे जाने से पहले मैं गुलाम सरवर साहब वो थे जिनके ऊपर नून लीग 16 माह ये कहती रही, और जब इमरान खान साहब के ज़माने में PIA का स्कैंडल आया था कि इसने बदनामी करवाई है पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में PIA की बदनामी करवा दी, पायलट के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिए, इसने PIA को तबाह कर दिया, इसने उससे पहले गैस को तबाह किया, ये किया वो किया। उनको आखिरकार उनके साथ सीट एडजस्टमेंट की, अपना बंदा खड़ा नहीं किया गुलाम सरवर के मुकाबले में टेक्सला से, और गुलाम सरवर साहब के आगे भी उन्होंने घुटने टेक दिए हैं, उनके आगे भी लेट गए हैं गुलाम सरवर साहब के आगे, और उनको भी उनके मुकाबले में अपना बंदा खड़ा नहीं किया। वहाँ के लोग तपे हुए हैं कि ये क्यों, और ये वो गुलाम सरवर साहब हैं जो हर थाली के चट्टे बटे रहे हैं, और ये वो गुलाम सरवर साहब हैं कल अगर नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे तो ये अहम वजारत पे होंगे, और ये वो गुलाम सरवर साहब हैं जिन्होंने उस दो वजारतों को बकौल नून लीग के तबाह किया था। तो अब तीसरी वजारत जो उनके अपने दौर में आएगी वो अपने हाथों से तबाह करवाएंगे जनाब साहब गुलाम सरवर साहब के हाथों। मुस्लिम लीग नून के बड़े ही ज़बरदस्त और मेरे ख्याल में शाइनिंग स्टार किस्म के जो वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं उनके उसमें ये तबाह करवाएंगे, और ये है एक और कॉम्प्रोमाइज़। आगे जनाब साहब अंजुम वकील की रेपुटेशन सबको पता है, वो किस तरीके से करप्शन के ऊपर निकाले गए। एक मैं जो टाकरा प्रोग्राम करता हूँ उसमें शनीला जो खुद नून लीग की वोटर हैं उन्होंने क्या कहा कि मैं अगर अंजुम वकील खड़े हैं तो ऑन द रिकॉर्ड उन्होंने वीडियो पे कहा मैं वोट नहीं डालूंगी। तो ये है अंजुम वकील साहब की रेपुटेशन। लेकिन वहाँ पे भी ना ज़िशान नकवी चल सके, ना मलिक नूर जापान से आए थे वो चल सके। अंजुम वकील सब चल गए और चले गए, उनका पैसा चला है। बताने वाले ये बताते हैं कि मलिक नूर जो जापान वाले थे उन्होंने अपनी कुर्बानियाँ गनवाई, उन्होंने अपनी मारें गनवाई जो मारें खाई थी, जिस तरीके से तलाल चौधरी की मारें हैं या एक कुर्बानियाँ हैं या दानियाल की थी, उन्होंने ये सारा कुछ गनवाया। लेकिन अंजुम वकील ने सिर्फ अपना नोट दिखाया और उनका मूड बन गया नोट दिखा के कि टिकट इनको दिया जाए। आमिर कियानी साहब पे आते हैं। आमिर कियानी साहब जनाब साहब वो हैं कि जिनके ऊपर मेडिसिन के इल्ज़ाम लगे, जिनके ऊपर इन्होंने इल्ज़ाम लगाए नून लीग ने इतने का स्कैम, इतने का इनकी तफ्तीश क्यों नहीं होती, तफ्तीश होनी चाहिए इनकी। तो वो तफ्तीश जब करने का टाइम आना था तो उस तफ्तीश पे करने के टाइम पे आने से पहले नून लीग ने उनको सीट एडजस्टमेंट के तौर पे इस्लामाबाद से वो सुना है कि वो दे रहे हैं, और वो भी IPP के हैं जहाँ से वो उनको लड़वा रहे हैं। ये कुछ थोड़ी सी मिसालें हैं।
ये मिसालें भरी पड़ी हैं। अगर आप नून लीग के, हम बाद में इसको एक एक करके डिस्कस भी करेंगे कि किस किस के साथ क्या क्या हुआ है। तो ये है वो बयानिया, ये है वो उसूल की सियासत, ये है वो नवाज शरीफ साहब की इक़्तिदार की सियासत करते हैं हम, इक़्तिदार की नहीं कहते थे इक़्तिदार की सियासत करते हैं, इक़्तिदार की नहीं करते। तो अब पता चल गया कि कौन इक़्तिदार की सियासत कर रहा है, और इक़्तिदार गए पीछे वो जाए भाड़ में। वैल्यूज़ जो थी या प्रिंसिपल जो थे वो जाए जिधर भी पावर्स आनी चाहिए, पावर टॉक्स टू पावर, जो मरीम नवाज शरीफ साहब कहती हैं। तो ये है जनाब साहब टिकट का। अब मैं आता हूँ ज़रा इजाज़ुल अहसन साहब के हवाले से। कहा जा रहा है कि इजाज़ुल अहसन साहब के खिलाफ कोई रेफरेंस आने वाला था, कहा जा रहा है कि इजाज़ुल अहसन साहब ने इस वजह से रिज़ाइन किया, वो किया। अगर एक चीज़ को देखें तो वो इनका रिज़ाइन उस वक्त आया जिस वक्त काजी फ़ाइज़ा साहब ने डिसाइड किया कि मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के सिर्फ रिज़ाइन काफ़ी नहीं है, इसके ऊपर हम तहकीकात करेंगे। मैं इस उसूल पे भी आता हूँ कि उसूल कहाँ से आया तहकीकात करने का, लेकिन इस पर मैं आता हूँ। लेकिन उसके बाद इजाज़ुल अहसन साहब का आया। तो यहाँ तक अगर अंदाज़ा लगाया जाए, तज्जिया किया जाए तो ठीक है। लेकिन अगर आप पूरा वो देखें, मंगल की शाम को उनका एक इख्तलाफी नोट आता है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के हवाले से। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की समात से वो डिसएग्री कर रहे थे या वो खुश नहीं थे, इजाज़ुल अहसन साहब, वहाँ से आया। फिर अगले दिन बुध को जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी का इस्तीफ़ा आ गया, और फिर आज जो है बिल्कुल अचानक इजाज़ुल अहसन साहब का रिज़ाइन आया। और वहाँ से नज़र आ रहा था कि इजाज़ुल अहसन साहब खुश नहीं है। हालांकि एक ये पॉइंट भी ठीक है कि जिस बंदे ने 10 महीने बाद बनना है चीफ जस्टिस, तो वो उन्होंने रिज़ाइन क्यों किया? उन्होंने रिज़ाइन क्यों किया? उनके खिलाफ रेफरेंस था, आना था, या कोई श्योरिटी थी जो नवाज शरीफ साहब को दी गई थी कि आपको ये बंदा भी नज़र नहीं आएगा जब तक आप हुकूमत में आएंगे। उसी सिलसिले की एक कड़ी है। ये सारा कुछ अपनी जगह पे। सवाल ये है कि क्या अब जो परसेप्शन बन रही है वो बड़ा, आज एक जोर का कहका लगाया किसी ने, मैं एक टॉक शो देख रहा था जिसमें कहा गया कि अब शफाफियत की तरफ जा रही है सुप्रीम कोर्ट। तो दूसरे बंदे ने बड़ी ज़ोर से कहका मारा था। शफाफियत की तरफ से किस तरह जा रही है कि अगर पिछले ज़माने में पिछली सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इल्ज़ाम था कि नवाज शरीफ साहब के हक़ में फ़ैसले ख़िलाफ़ फ़ैसले आते हैं, तो अभी भी तो ये है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसले आते हैं, इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसले आते हैं। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का भी इस्तीफ़ा आ सकता है, कुछ और भी लोग कह रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये वो जो रीज़न है ये अपनी जगह पे है। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को जवाब देना चाहिए था अपने उसका। वो कह रहे थे कि मुझे मैंने एक इस्तदा की थी, मैं एक जवाब देने के लिए तैयार था जो उन्होंने कहा है, लेकिन सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई फिर भी जारी रखी गई थी। वो सारा कुछ अपनी जगह पे मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को बिल्कुल देना चाहिए। और अगर जस्टिस इजाज़ुल अहसन के ऊपर भी इस तरह का कोई रेफरेंस है करप्शन का, तो वो उसूली तौर पर उसको सामने लाना चाहिए। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है, जो चीफ जस्टिस साहब अपने ज़ाती केस के हवाले से छोटे छोटे टेक्निकल पॉइंट ले आते थे, एफबीआर ये नहीं दे सकता, मनी ट्रेल एफबीआर किसी जज की डिक्लेयर नहीं कर सकता, या मेरी बीवी की जदादें थी उसके हवाले से वो टेक्निकल चीज़ों में चले जाते थे। और इसके साथ साथ जो और टेक्निकल चीज़ों में जाते थे, फिर उन्होंने जो ओपन एंड शट केस था हुदैबिया का जिसमें एज ए जस्टिस बैठे थे, उस वक्त उन्होंने कह दिया कि टाइम बार्ड हो गया है। तो क्या मैं अगेन कहता हूँ कि जजेस की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इस तरह इस्तीफ़ा देके इतने लाखों करोड़ों अरबों रुपए कभी भी आप हड़प नहीं कर सकते। लेकिन मैं सिर्फ उस चीफ जस्टिस साहब जो अब चीफ जस्टिस हैं, जो टेक्निकल चीज़ें अपनी दफ़ा निकाल के लाते थे, तो क्या सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में ये प्रैक्टिस रही है कि प्रोसीडिंग के दौरान अगर किसी ने इस्तीफ़ा दे दिया तो वो छोड़ जाता था, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती थी? ये 3 इस तरह की मिसालें हैं। मैंने आज 2 वकीलों से पूछा था, 3 मिसालें हैं जिन्होंने ड्यूरिंग प्रोसीडिंग इस्तीफ़ा दिया था, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। तो जब आप दूसरों के अपने हवाले से टेक्निकल चीज़ें लेके आते हैं, अपने उसके ओपन एंड शट केस जो था इस वाला हुदैबिया वाला, उसमें टेक्निकल चीज़ें ले आते हैं, उसमें नहीं कहते कि असूल के तौर पे ये साबित होना चाहिए कि हुआ क्या था। लेकिन जब दूसरे की बारी आती है तो फिर असूल सामने आ जाता है। वो जो प्रैक्टिस चली हुई आ रही थी वो ख़त्म हो जाती है कि पहले प्रैक्टिस क्या थी कि जिसने इस्तीफ़ा दे दिया वो इस्तीफ़ा दे दिया, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। मैं तो कहता हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन आपकी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की हिस्ट्री में ये प्रैक्टिस थी। जिस तरह कुछ मिसालें काजी फ़ाइज़ा साहब ने अपने आप को बचाने के लिए, अपने ऊपर पटिशन करवाने के लिए, अपने हवाले से इख्तलाफी नोट करवाने के लिए, लिखवाने के हवाले से नई नई मिसालें कायम की हैं, इधर भी इसमें नई मिसाल कायम हुई है। तो इसमें आके उन्होंने दूसरी की बारी अपनी गर्दन आती हो तो और
तरह से चला जाएगा, उसमें लीगल पॉइंट निकाले जाएंगे, उसमें टेक्निकल पॉइंट निकाले जाएंगे। लेकिन जब दूसरे की गर्दन आएगी तो उसमें उसूल सामने आ जाएगा, वो लीगल पॉइंट भी सारे साइड पे हो जाएंगे और टेक्निकल पॉइंट भी सारे साइड पे हो जाएंगे। अभी तक के लिए इतना अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।